हम मेरा नाम है वीके जी भैया और हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये हम चैप्टर पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे। इवन अप टू ओलंपियाड्स नॉलेज। इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। ये आप कोई सी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 8 9 10 11 12, जेई नीट ओलंपियाड, आप सब देख सकते हैं इसे। ये सब क्लासेस में यूज आता है। ये इवन इन क्लास 8 10 और 11 ये स्कूल में भी आता है। But it comes in very handy even if you are any student of chemistry program and etc. Today I am going to take you in the depth of the classification of elements and periodicity in properties. तो हमें आप पूरी वीडियो देख के ही फिनिश करिएगा। और आप अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो आप बार बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिएगा। तो हम आज शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, दूसरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तीसरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चौथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ग्रुप और पीरियड का फाइंड आउट करते हैं, और पांचवा हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 के 5 टॉपिक्स। तो आज हम इसमें पहला टॉपिक लेने वाले हैं हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। हमारी हिस्ट्री पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री बहुत वास्ट है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है बहुत सालों से चलती आ रही है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़ते हैं कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा है। हमारे आसपास सारे में मैटर है। वो एलिमेंट के फॉर्म में है, कंपाउंड के फॉर्म में, मिक्सचर के फॉर्म में। पर कंपाउंड्स और मिक्सचर्स भी क्या होते हैं? एलिमेंट्स के बेसिक यूनिट्स। क्योंकि एलिमेंट्स जोड़ जोड़ के कंपाउंड्स बनाते हैं, और अलग अलग कंपाउंड और एलिमेंट मिक्स होके जो केमिकली मिक्स ना हो पाए वो मिक्सचर्स बना देते हैं। तो हमारा एलिमेंट इनमें बेसिक यूनिट हो गया सब मेटल्स का। और हमको ये बात भी पता है कि हमारा एलिमेंट के अंदर एक टाइप का एटम होता है। और हम इससे शुरू करते हैं कि हमारा एटम एक तरीके का होता है। तो हम मेनली पीरियोडिक टेबल्स में हम पढ़ेंगे कितने टाइप के एटम्स हैं हमारे पास, कितने टाइप के एलिमेंट्स है यानी। तो हमारे 1800 तक हमारे को 31 एलिमेंट्स नोन थे। तो फिर 1865 में 63 एलिमेंट्स आए। फिर एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। The recently discovered elements are man-made and efforts to synthesize new elements are continuing. अभी भी जो लेटेस्ट एलिमेंट डिस्कवर करे गए हैं वो हमारे नेचर में नहीं मिलते, वो मैन मेड है। पर हम अभी भी नए एलिमेंट्स को बनाने की खोज और कर रहे हैं ताकि हमारे पास और एलिमेंट्स आ सके, जिससे हम और टेक्नोलॉजी बढ़ा सके और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। चलिए हम अब अगली स्क्रीन पे चलते हैं। हमारे को इतना आसान नहीं है केमिस्ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को लर्न करना ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड इनमरेबल ऑफ कंपाउंड इंडिविजुअली विद सो मेनी एलिमेंट्स। हमारे पास 118 एलिमेंट है। अब इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारे को बहुत वक्त लग जाएगा और हमारे को याद भी नहीं रहेंगी। तो हमारे Scientists searched for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements to ease this problem. हमारे साइंटिस्ट ने एक सिस्टमैटिक वे ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा ताकि हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सके और अपनी प्रॉब्लम को आसान कर सके, ताकि हम उनको आराम से याद रख सके और इनको याद रखना ज्यादा मुश्किल भी ना हो। It will rationalize known chemical facts about element and even predict new one for undertaking further study. अब इस लाइन का भी यही मतलब है कि हम जो हमारे केमिकल फैक्ट्स हैं उनको इजीली लर्न कर सके, और हम जो उनके अकॉर्डिंग हम नए एलिमेंट्स भी प्रेडिक्ट कर पाते थे। बीच बीच में हमने कई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बताया भी है कि हमने कौन से एलिमेंट उस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से प्रेडिक्ट करे हैं, जिसकी वजह से हम आगे की फर्दर स्टडी देख सकते हैं। हम here elements with similar or related properties were grouped into a family or of elements forming a chart known as periodic table. तो हमने सिमिलर टाइप के रिलेटेड प्रॉपर्टीज के ग्रुप एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाला इनटू अ फैमिली ऑफ एलिमेंट, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स थे हमारे पास, उनका हमने थोड़ा थोड़ा कम कर करके उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा।
जिससे हमारे पास एक चार्ट आया जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं हमारे पास कई सारी टाइप की कुकीज है, पर हमारे को अचानक से कोई खाने का मन कर जाए तो उसमें हमें ढूंढनी पड़ेंगी। पर हम हमारे को जब भी फ्री टाइम मिला हमने कुकीज का बॉक्स खोला, सब कुकीज को अलग अलग रख दिया, जिसकी वजह से हम हर कुकीज को जब चाहे जब देख सकते हैं इजीली। और जब हमको कोई कुकीज भी है उसके अंदर हमारे को सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी दिखी, तब एक बॉक्स का तो लिमिटेड साइज होएगा, तो उसकी लेंथ लंबी हो सकती है पर थोड़ी, जिसकी वजह से हम एक ग्रुप के अंदर कई सारे, एक खाने के अंदर कई सारे वो डाल सकते हैं कुकीज। तो जैसे हाइड एंड सीक को ले लीजिए, उसके अंदर एक चॉकलेट फ्लेवर आता है, कॉफी फ्लेवर आता है, तो हमने चॉकलेट और कॉफी फ्लेवर को साथ में रखा, जिसकी वजह से वो अरेंज भी हो गए और हमारे पास सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज की कुकीज साथ में हो गई। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अब। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप हमारे चार्ट सेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो हम जाने वाले हैं हमारी हिस्ट्री एंड जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाला था वो लवोइसियर था। तो हम आज लवोइसियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटोइन लोरेंट de Lavoisier was the first scientist who classified the 10 known elements into two classes, metals and non-metals. जो एंटोनियन लोरेंट de Lavoisier थे हमारे साइंटिस्ट, वो हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिनने हमारे एलिमेंट्स जो हमें पता थे उनके दो क्लासेस में डाला था, मेटल और नॉन मेटल। पर इसका एक ड्रॉबैक था कि हमारे उसके कुछ वक्त बाद मेटलॉइड्स डिस्कवर हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। और वैसे भी हम सिर्फ सारे एलिमेंट्स को दो ग्रुप में रख के ज्यादा इजीली उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, हमें ग्रुप्स थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे डिस्टिंग्विश करना है, तो इसलिए ये थ्योरी ज्यादा चल नहीं पाई और ये फेल होगी। तो हम अब अगले थ्योरी पे जाते हैं। अगली थ्योरी से पहले हमारे लवोइसियर ने हमारे कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अब वो उनकी मर्जी है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करें। तो हम एक जनरली एम को एम एक्स प्लस प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यानी इसमें एक्स इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। और नॉन मेटल्स के अंदर केस में नॉन मेटल्स हमारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। तो उसके अंदर हमने वाई इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे नॉन मेटल में, और वो एन वाई माइनस हो गया क्योंकि हमने वाई नेगेटिव चार्ज ऐड करा है। जो हमारा और दूसरा पॉइंट हमारे ये था कि जो हमारे मेटल्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो हमारे नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देना चाहे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं पर ब्रिटल नहीं होते। एक्सेप्शन होता है हमारा इसका Hg। जो हमारी मरकरी होती है उसे हम Hg डिनोट करते हैं। तो हमारी जो मरकरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो ना ही हार्ड होती है, वो बल्कि ब्रिटल होती है। और हमारे जो मेटल्स हुए जैसे आयरन कॉपर ये सारे हार्ड होते हैं, इन्हें आप अपने हाथ से भी नहीं तोड़ पाओगे, इतने हार्ड होते हैं जब तक उनकी पतली लेयर ना बना दो। पर जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारी जो पेंसिल होती है उसके अंदर ग्रेफाइट की लड़ होती है, वो कार्बन की बनी होती है। उसको हम आराम से स्कूल में बड़े मजे से तोड़ देते थे, पेंसिल को लिया आधा तोड़ दिया। पर ऐसा मेटल्स के साथ नहीं हो सकता। तो मेटल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। पर इसमें भी हमारे एक एक्सेप्शन आ जाता है, डायमंड। डायमंड हमारा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट आइटम माना जाता है अभी तक। तो हम उसको ना ही उसको तोड़ सकते हैं इतनी इजीली, ना ही उसको जला सकते हैं। उसको हम थोड़ा थोड़ा घिस घिस के शेप में लाते हैं कभी लाना भी हो तो। और हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हमारे होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बल्कि इसके अंदर एक्सेप्शन है हमारा कि ग्रेफाइट हमारा जो है, जो पेंसिल की लेड है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो कभी भी कोई पेंसिल को लेके स्विच के अंदर डाल के स्विच ऑन करके पकड़े मत रखना, तो हमारे को करंट लग जाएगा। और जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके अंदर मेटालिक लस्टर होता है, मतलब वो चमकते हैं। आप कोई मेटल को देखेंगे तो उसको
चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा के देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसे शाइनी शाइनी अपीयरेंस आ रहा है। तो शाइनी अपीयरेंस वो उसका मेटालिक क्लस्टर होता है, जबकि नॉन मेटल में कोई मेटालिक क्लस्टर नहीं होता। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, और हमारे नॉन मेटल सोनरस नहीं होते। सोनरस यानी कि उसमें से आवाज ट्रांसफर होती है। उस जैसे कि हमारी जो बेल होती है वो सोनरस होती है, पर हमारी बेल जो है नॉन मेटल्स की नहीं बन सकती, वो मेटल की बनेगी। तो हमारी इसके साथ पहली क्लासिफिकेशन खत्म होती है। इसके बाद हमारे को एक दूसरी क्लासिफिकेशन आती है, प्राउस हाइपोथेसिस। ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं थी, एक हाइपोथेसिस थी। तो इसको हम एक हाइपोथेसिस समझ के रीड करेंगे। He assumed that all the elements are made up of hydrogen, so that we can say that atomic weight of element is equals to n into atomic weight of one hydrogen atom, where n equals to 3, 4, 5, 6। इसका मतलब है कि जो हमारा प्राउस था उसने हमारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन से बना हुआ सोचा, जिसकी वजह से हमारा एक एलिमेंट का जो वेट होएगा हमेशा हाइड्रोजन के प्रोपोर्शनल होएगा। तो हमारा जो एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन मान लीजिए जैसे 14 into 1 हो गया, जहाँ पे 1 एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, तो हमारा 14 एटॉमिक वेट आ गया। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 into 1 16 आ गया। तो हमारे दो एटम्स हमने एग्जांपल में ले लिए, जिससे जो प्राउस हाइपोथेसिस को फॉलो करते थे। पर इसका एक ड्रॉबैक भी था, जो था कि ये कई एलिमेंट्स में काम नहीं करता था। जैसे कि आप ले लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन हमारा 35.5 एटॉमिक नंबर का है, जिस तो इसका एटॉमिक नंबर है, जो मास नंबर है इसका 35.5 मास नंबर है। सॉरी मेरी गलती हो गई। तो क्या, तो ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये 1 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे स्ट्रोंटियम का जो मास नंबर है वो 87.5 है, ये भी हमारा होल नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये थ्योरी फेल हो गई और हमारे को दूसरी थ्योरी देखनी पड़ी। सब हमारी फिर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी इसके अंदर, डोबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड। The German chemist Johann Wolfgang Dobernier in the early 1800s was the first to consider the idea of trends among the properties of elements। जो हमारे जर्मन केमिस्ट जोहान जो वोल्फगैंग डोबरनियर थे, उन्हें 1800s में सबसे पहले सोचा कि हम एक कोई ट्रेंड के बारे में सोचे एलिमेंट्स के बीच में, यानी कि उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह लेके हम उनको अरेंज करने की कोशिश करें। तो जब तक 1899 आया, उसने कई रिसर्चेस करके उसने एक निश्चय पे आया। तो उसने कुछ ग्रुप्स बनाए, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स ट्राइड, जिन्हें हम ट्राइड्स कहते हैं, 3 एलिमेंट्स को हम ट्राइड्स कहते हैं, जिसके अंदर सिमिलैरिटी थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, उसने खोजे। तो हमने जब इन 3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में लिखा, तो हमारा जो एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट था वो अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स आया। तो उसने एक तरीके से हमारा एटॉमिक वेट के बेसिस पे उनको 3-3 ग्रुप में डिस्टिंग्विश करा कि ये ऊपर से नीचे ऐसे जाएगी है। तो इससे हमारे एक एक ग्रुप बनाने की उसने कोशिश करी, और ये बहुत हद तक हमारे ग्रुप्स में बहुत जगह ऐसा दिखा भी गया। या तो फिर इसने ये भी बताया कि जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो अदर 2 एलिमेंट्स के बीच की थी। मतलब कि जैसे प्रॉपर्टी सिमिलर तो थी, पर जो छोटा जो सबसे ऊपर था उसकी प्रॉपर्टी नीचे वाले से कम थी, जो नीचे था उसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी, उसकी बीच वाले से ज्यादा प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी सेम थी, पर उसके अंदर प्रॉपर्टी इसके अंदर भी फर्क था कि कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है कितनी कम प्रॉपर्टी है। तो हमारे जो डोबरनियर थे उनने हमारे को कुछ ट्राइड्स बताए। उनने हमारे को जब उस वक्त पे 3 ट्राइड्स दिए थे, तो हमारे जो 3 ट्राइड्स थे वो थे अल्कली फॉर्मिंग मेटल के, अल्कलाइन अर्थ फॉर्मिंग मेटल और साल्ट फॉर्मिंग मेटल्स के एलिमेंट्स के। तो हमारे जो पहला है वो है लिथियम सोडियम पोटाशियम। तो यहाँ पे देखिए इनका एटॉमिक वेट मैंने लिखा हुआ है, लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटाशियम का 39। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर इनका मीन निकालेंगे तो 7 + 39/2 ये 23 आ रहा है।
तो वो सोडियम का एटॉमिक वेट एकदम करेक्ट आ रहा है इससे, तो हमारे को एक ट्राइड मिला, यानी कि इसका जो एटॉमिक वेट, इसका जो एटॉमिक वेट। एक मिनट में आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए देखता हूँ। इसका जो एटॉमिक वेट और इसका जो एटॉमिक वेट, वो इसके एटॉमिक वेट, इन दोनों का एटॉमिक वेट का जब हम मीन निकालते हैं वो इसका एटॉमिक वेट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये इनके बीच आना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारा एक ग्रुप बन गया, लिथियम सोडियम पोटाशियम ऊपर से नीचे तक। तो ऐसे ही हमारे बीच इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो सोडियम की प्रॉपर्टीज हैं वो लिथियम और पोटाशियम के इक्वल तो है, सिमिलर है, मतलब सिमिलर पर इक्वल नहीं है। हमारी सोडियम की प्रॉपर्टीज जो है लिथियम से तो अच्छी है पर पोटाशियम से घटी है। ऐसे ही हमारे बाकी सारे, जैसे यहाँ कैल्शियम का 40, स्ट्रोंटियम का 88, बेरियम का 137, तो 40 प्लस 137/2 88.5, जो अप्रोक्सीमेटली हम करेंगे तो 88 आएगा। तो मतलब हमारे बहुत हद तक ये ट्राइड्स हमारे को सही वो बता रहे थे, तो ये हमारा एक और ग्रुप बन गया कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम का। ऐसे ही हमारे सॉल्ट फॉर्मिंग मेटल्स में भी ये लग रहा था, तो ऐसे ही हमारा ये 81.25 आया, हमने अगर इनका फर्स्ट और थर्ड का करा। ये थोड़ा दूर है पर तब भी इसे कंसीडर करा गया कि 80 के अप्रोक्सी है, तो इतना भी ज्यादा फर्क नहीं देखा जा रहा था, थोड़ा बहुत फर्क था तो माना जा रहा था, इतनी कोई दिक्कत नहीं थी कि 5 तक का भी फर्क हो गया तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। पर अगर कुछ ज्यादा ही फर्क हो जा रहा था तो वो आउट ऑफ कंसिडरेशन माना जा रहा था। तो इसी के साथ हमने उसके तीनों ट्राइब्स पढ़ लिए। हमको ये तीनों ट्राइब्स तो अच्छे से याद होने ही चाहिए, ये तीनों ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। और जो बाकी ट्राइब्स है वो आप एक बार तो मेमोराइज कर लीजिए, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो ओलंपियाड से एग्जाम है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो हमारे जो अगले जो आ जाते हैं ये हमारे डोबरनियर ने नहीं दिए थे, ये हमने ढूंढे हैं। धीरे 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 उस वक्त पे जैसे कई एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, अब बहुत एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं। तो अब हमारे वक्त पे ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गया है, तो ये हमारे हम डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ये एसिड्स बनाते हैं हमारे, जैसे H2SO4, H2SeO4, H2TeO4, ये हमारे एसिड होते हैं। तो इनके हमने जब करे तो हमारे यहाँ भी 79.8, 1 से कम का फर्क है। ऐसी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, स्कैंडियम, स्कैंडियम, न्यूट्रिडियम, लैंथेनम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे हमारे ट्राइड्स काम कर रहे थे। देखिए ये रहा इसका और सम और डिफरेंस, तो आप इनको आराम से देख सकते हैं। इनको इतना इनके ये सब, एक मिनट, ये जो टेबल का ये वाला हिस्सा है ये इसका इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है ये वाला आपको, पर ये याद रखना कि कौन से ऑर्डर में है ये, कौन से ऑर्डर्स में, इनको जरूर याद रखना, ये बहुत काम आते हैं। उल्टे यही सारे हमारे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होते हैं, ऐसे ही ग्रुप्स बने थे हमारे। पर हमारे ये जो डोबरनियर था वो इतने ग्रुप्स बता नहीं पा रहा था। बहुत कई ग्रुप्स हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर एटॉमिक वेट का ऐसे मीन नहीं होता, पर वो ग्रुप बनते हैं। जैसे कभी कभार हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कुकीज ना हो तो हम जितने भी कुकीज है वैसे ही रख देते हैं, क्योंकि उनकी सिमिलैरिटी होती है प्रॉपर्टीज में ही। पर ये कह रहा था कि हमको तो बीच का एटॉमिक मास चाहिए, कुछ भी हो जाए हम नहीं मानेंगे वरना। तो इसके ड्रॉबैक्स हो गए थे कि हमारे पास बस 3 सच ट्राइड्स थे जब डोबरनियर का वक्त था। बाद में बेशक और एलिमेंट डिस्कवर हुए, पर तब भी हमारे पास कम ही ट्राइड्स आ पाए। तो ये जो हमारा रूल था ये जनरलाइज नहीं हुआ, पर इससे हमारे साइंटिस्ट को एक आइडिया मिला कि हम आपको एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो हमारा जो डोबरनियर था उसने कुछ एलिमेंट्स कोई टाइड्स की तरह करा, एंड सम अदर एलिमेंट्स इन अ टाइड विद एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज आर सेम। जो हमारे कुछ एलिमेंट्स थे उनके इतने पास पास एटॉमिक वेट्स थे कि वो ट्राइड्स में तो आ रहे थे पर वो हमारे ग्रुप नहीं बन पा रहे थे। वो इतने पास थे कि एटॉमिक वेट की हमारी पीरियड को हमारे एक तरीके से सेम पीरियड में आ गए, सेम लाइन में आ गए, सेम रो में, कॉलम में नहीं रो में आ गए हुए।
तो हमारे जैसे 56, 59, 59 देखो कोबाल्ट और निकल का सेम हो गया, और यहाँ तो बस 3 का फर्क है, तो ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं बचा। यहाँ 101, 103, 107, तो ये हमारी पीरियड्स में आ रहे थे, ग्रुप्स में नहीं आ रहे थे। बेशक हम इन्हें ट्राइड जरूर बोलेंगे, इन्हें हम ट्राइड जरूर बोलते हैं, कई टीचर बोलते हैं कि हम इन्हें ट्राइड्स नहीं बोलते, पर ये हमारे ट्राइड्स हैं। तो जो हमारे कई टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारे टाइट्स नहीं है। पर जो हमारी कई टीचर्स और हैं जो हाई लेवल के टीचर्स हैं, जैसे मैंने एक बार एक कोटा के टीचर से भी पढ़ा है। मैंने उनका एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करा था जिससे मैंने कोटास के टीचर से पढ़ा था। उनने मुझे बताया था कि ये ट्राइड्स तो गिने जाते थे, पर ये पीरियड्स में आते हैं, तो इसको एक ड्रॉबैक की तरह पढ़ा जाता है। पर ये अगर आपको पूछा जाए कि फी को नी, आयरन कोबाल्ट और निकल एक डोबर नेट्राइड बनाते हैं नहीं, तो आपको यस करना है, वो हमेशा डोबर नेट्राइड्स में कहलाएंगे, क्योंकि उसमें हम प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होनी चाहिए, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर है। तीनों की प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन में, क्योंकि तीनों ट्रांजिशन मेटल्स है, तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सिमिलर है और इक्वल है। इनकी दिक्कत ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक इक्वल है और एटॉमिक वेट भी इक्वल है। तो कई लोग इन्हें समझ लेते ये नहीं है, पर जो हमारी जो डेफिनेशन थी उनका मतलब था कि हमारी सिमिलर होनी चाहिए, तो सिमिलर होगी क्योंकि इक्वल प्रॉपर्टीज है इनकी बहुत हद तक। एटॉमिक वेट बीच का होना चाहिए, और वो बीच का भी होगा क्योंकि इक्वल इक्वल एटॉमिक वेट्स है, तो हमारे ट्राइड्स गिने जाते हैं सारे। तो हमारा जो डॉबर नियर था वो सिर्फ इसी इन एलिमेंट्स को अरेंज करने में नहीं लगा था। वो हमारा जो डॉबर नियर था वो पहला इंसान था जिसने हमारे को बताया था प्लैटिनम एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो सकता है। प्लैटिनम आपको बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता चलेगा कि इससे हम बहुत सारी रिएक्शंस कराते हैं। जैसे आपने कुछ रिएक्शंस पढ़ी भी हो सकती है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। सॉरी, मेरा राइटिंग वाला जो टूल है वो थोड़ा खराब है, तो इसमें थोड़ा आपको सही से शेप नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा प्लीज परेशान मत होइएगा। तो इसके अंदर जैसे हमने H2 गैस डाली PT के साथ, PT, PD, या निकल भी डाल सकते हैं, पर हमारे डॉबर्नियर ने हमारे को प्लाटिनम का बताया था, जो ये PT है प्लाटिनम पहला वाला। तो हमारा जो ये होएगा इसके अंदर दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन लग जाएंगे, और जो हमारा बीच का एक बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, जिससे ये हमारा CH3 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो आप कुछ समझे कि हमारा जो डोबर नियर था उसने हमारे को पहली बार बताया था कि प्लैटिनम हमारे कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो इससे हमारे को एक चीज पता चली कि हमारा प्लैटिनम को किसने बताया था सबसे पहले कि ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो हम अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है टेल्यूरिक स्क्रू हेलिक्स प्रोडक्ट टेबल। टेल्यूरिक स्क्रू और हेलिक्स प्रोडक्ट टेबल। हेलिक्स आपको शेप बताई होगी, एक गोल सी शेप को हम हेलिक्स कहते हैं। एक गोल चले जा रही है पर एक कंटिन्यूस नहीं चल रही, चल कंटिन्यूस रही है पर हल्की हल्की ऊपर होते होते चल रही है, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ यानी कि आप सीधे तो बढ़ रहे हो, थोड़ा घूमते घूमते सीधे पड़ रहे हो। जैसे आप एक सिलेंडर में चल रहे हो, वो सिलेंडर घूम रहा है, आप सीधे चल रहे हो पर वो सिलेंडर घूम रहा है, तो आप एक तरीके से गोल सा पाथ कवर करके चलेंगे, कर्व सा, पर वो सीधे चल रहे होंगे, तो उसकी वजह से एक हेलिकल शेप बनती है। तो हम हमारे जो पीरियोडिक टेबल था उसको हमारे एक साइंटिस्ट ने हेलिकल शेप में डालने की कोशिश करी, जिसे हम टेल्यूरिक हेलिक्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं, या तो कभी कभार टेल्यूरिक स्क्रू हेलिक्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्योंकि जो हमारा स्क्रू होता है उसके अंदर भी जो वो आगे के वो घूमने वाले वो होते हैं, वो हल्के हल्के आगे चलते चलते घूमते हैं, वो सीधे सीधे गोले नहीं होता। अगर सीधे सीधे होते तो घुसता नहीं स्क्रू होल के अंदर, वो थोड़े से ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कर्व होते चले जाते हैं, अगर आप सही से देखेंगे उन्हें। तो जो हमारा फ्रेंच जियोलॉजिस्ट था, अलेक्जेंडर एमिले ब्यूगर दे चानक्रोटिस,
इसका नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमने एक नाम बताया इसका कि इसका नाम अलेक्जेंडर एमिले बेगुयर दे चैन कोर्टेस था। उसने 1862 में जो हमारे जो नॉन एलिमेंट्स थे उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर और वेट में अरेंज करने की सोची, जो हमारे डॉबरनियर से सबका आइडिया मिला था। तो हमारे सारे साइंटिस्ट ने तब यही सोचा, तो एक और पीरियोडिक टेबल एटॉमिक ऑर्डर के एटॉमिक वेट में मिली हमें। और उसने एक सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट बनाया जिससे पीरियोडिक रीअकरेंस का पता चल रहा था, प्रॉपर्टीज का। पर इसका ये पीरियोडिक टेबल था अच्छा, बस इसके अंदर दिक्कत ये थी कि ये बहुत मुश्किल था समझने के लिए। और उसका एक ग्राफ था, वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो बहुत मुश्किल था समझना। वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को ही समझ आ रहा था, जिससे हम नॉर्मल पीपल है, हम समझ तो लेंगे वो क्या लिखना चाह रहे हैं, पर उसका हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा था। तो हम उसका अप्लाई करना चाहते थे, तो हमने उसको डिस्कार्ड करके दूसरा बनाने की सोची। तो हमने इस वाले को डिस्कार्ड कर दिया था, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं। और अभी हम बताएंगे कि इसका पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे था। तो हम अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं एक बार एनोटेशंस क्लियर कर दूं। चलो हम पहुंच गए। तो हमारे जो एईबी ट्रांसपोर्टिस और की ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट मैंने डाली है यहाँ पे, जो ये वाली साइड में दिख रही है आपको राइट में, ये ओरिजिनल है, ये नकली नहीं है कि हमने बना दी हो कि बस समझाने के लिए आपको। ये उसने अपने हाथों से पेन पेपर पे बनाई थी, ये उसकी पिक है। तो हम अभी आपको दिखा, एक बार नकली वाली दिखाना चाह रहे हैं, मतलब जो आप आसानी से समझ सकते हैं। है वो सब कुछ असली, बस उसने नहीं बनाई है, हमने बनाई है, ताकि आपको समझ आ सके। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे एक लाइन में चलते हुए देखिए, हाँ कि ना। फिर ये लाइन जो थी ना, ये हम 2D में देख रहे हैं, तो ये ऐसे घूम के ऐसे आई, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, वापस घूमी, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे ये घूम घूम के हेलिकल पार्ट कवर करा इसने। जो मैं बताना चाह रहा था ना हेलिकल पार्ट, ऐसे ही हेलिकल पार्ट था वो। तो ये जैसे मान लीजिए एक स्क्रू है, तो उसके अंदर जो वो घूमने का होता है वो ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, इसे हेलिकल पाथ कहते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर घुस पाता है। तो हमारा, अगर मैं क्लियरली ड्रॉ करूं हेलिकल पार्ट, तो कुछ ऐसा होएगा, ऐसे गया, ऐसे, ऐसे गया, ऐसे, ऐसे गया, ऐसे, ऐसे गया, ऐसे। थोड़ी लेंथ जो है ऊपर से आप इक्वल रखने की कोशिश करना, मेरी जो ड्राइंग का टूल है वो थोड़ा वीक है, तो उसमें दिक्कत आ रही है। ये दोनों ऊपर से इक्वल होने चाहिए जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, पर ये सीधा सीधा चलेगा और गोल गोल पाथ कवर करेगा, जो इसे हम हेलिकल पाथ कहते हैं। तो मैं एक बार ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए इसने, जैसे ये एक सिलेंड्रिकल है, 2D डायग्राम है, ये ऐसे कार्बन तक गया, पीछे से कार्बन की से ऐसे घूम के आया, क्योंकि वो मैं दिखा नहीं सकता पीछे कैसे, ऐसे आ गया। फिर पोटेशियम कैल्शियम पे आ गया, देखिए ऐसे। तो इसको हमने एक ऐसे उसके अंदर रखा था उस वक्त पे, कि इसको हम घुमाते थे और हमारे को दिखते थे एलिमेंट्स। तो हमारी देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की हमने डोबरनियर में पढ़ी थी कि इक्वल प्रॉपर्टीज के होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का भी पढ़ा था हमने, फ्लोरीन क्लोरीन का भी पढ़ा था, ऑक्सीजन सल्फर का भी पढ़ा था, नाइट्रोजन फास्फोरस का भी पढ़ा था। तो एक एक लाइन में आ रहे थे, मतलब इनके इक्वल प्रॉपर्टीज है, बस इनकी बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़े दूर जाते जा रहे हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। ऐसे हुआ था, तो ये ऐसे बनाते टेबल। तो ये हमारा जो ओरिजिनल टेबल है हमारे राइट में, हम इसको देखते हैं इसमें क्या उसने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए उसने हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन लिखा है उसने, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के उसने सारी वो चीजें लिखी जो उस वक्त हमें नॉन थी, उसने एक पॉइंट बना दिया, उस हिसाब से यहाँ पे आएगा। दूसरे का लिया, वो इधर पॉइंट बना दिया, इधर बना दिया, ऐसे ऐसे कई सारे पॉइंट बना दिए। तो क्या कहते हैं उसका, अगर आप लाइन में ऐसे देखेंगे ना, जो इसने सोच देखी है, उसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको इक्वल प्रॉपर्टीज के सारे वाले एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे ऐसे। तो इससे हमारे को पता चला कि हमारी प्रॉपर्टीज कई लोगों के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टीज एक ग्रुप में हम डाल सकते हैं।
तो ये हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है कि हम ग्रुप्स के अंदर चीजों को डाल दें, जिससे वजह से हमें इजीली पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिले। तो हम इस अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि ये हम ज्यादा हमने देख तो लिया कि इसने क्या कहा है, पर हम ऐसे याद नहीं रख सकते कि ये टेबल कैसी थी। ये हमें हमेशा टेबल देनी पड़ेगी, तो आप इसको ज्यादा मेमोराइज करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तो हमारा ऐसे ही उस वक्त पे एक और नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गुटीरेस सैमनेस। इसका कुछ ज्यादा रोल नहीं था, इसने ना कुछ ज्यादा काम करा, इसने बस एक छोटा सा काम करके दिखा दिया, जो उसने कॉपी पेस्ट मार दिया एक तरीके से समझ लीजिए, पर थोड़ा अलग था। उसने एक नया तरीका बनाया कॉनिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए, जिसका नाम था गुटीरेस सैमनेस। साइंटिस्ट का नाम था गुटीरेस सैमनेस। उसने ऐसे कॉनिकल फॉर्म में सबको अरेंज कर दिया उसके, क्योंकि उसके वक्त पे एलिमेंट्स थोड़े बढ़ गए, तो उसने बस उसको थोड़ा एडवांस कर दिया थ्योरी को, और कोई खास फर्क नहीं है। तो ऐसे घूमे हुए एलिमेंट्स उसने डाल दिए। उसने एक और इसको एक ऐसे फॉर्म में दिखाया 2D में, और 3D में उसने ऐसे फॉर्म में दिखाया। उसने दिखाया कि जैसे देखिए यहाँ से हमने शुरू करा हाइड्रोजन से, लिथियम, हीलियम, कार्बन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे ऐसे घूमे जा रहे हैं, हेलिकल पाथ में घूमे जा रहे हैं। और आगे जाते जाते इसके अंदर जो रिंग्स हैं वो बढ़ रही है साइज में, इक्वल इक्वल इंटरवल्स में बढ़ रही है, इक्वल इक्वल में घट रही है हल्की हल्की, पर टोटली हम देखें तो साइज उसका बढ़ रहा था। जब हम इसको एक स्क्रू की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे देखिए जैसे हमने एक स्क्रू बना रखा है, आप इस स्क्रू को इमेजिन करिए जैसे यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है साइज, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो उसने एक ऐसे दिखाया, ये मैंने आपको इजी फॉर्म दिखाया है, ये उसने एक पेन पेपर पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया था सारे एलिमेंट्स को लिख के। तो ऐसे घूम गया वो पूरा एक, सच बताऊं तो उस वक्त पे एक पूरा एक स्क्रू टाइप का लगने लग जाता है ये। तो उससे उसने, क्योंकि उस वक्त थोड़े नए एलिमेंट्स आ गए, तो उसको एक नया रूप दे दिया बस पीरियोडिक टेबल को, और कुछ खास फर्क नहीं है, और ये ज्यादा सिलेबस में भी नहीं है। बस मैं आपको एक नाम बताना चाह रहा था कि ये गुटीरेस सैमनेस ने एक नया दे दिया, तो आप ताकि कंफ्यूज ना हो कि स्क्रू टाइप पीरियोडिक टेबल में, कॉनिकल फॉर्म और स्क्रू टाइप पीरियोडिक टेबल में। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी आता है, वो है हमारा न्यूलैंड्स लॉस ऑफ ऑक्टेव्स। इसने भी हमारा बहुत काम किया था। ये 1865 में हमारा एक इंग्लिश केमिस्ट हुआ करता था, जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड। उसने एक नया अटेम्प्ट बनाया क्लासिफाई करने के लिए। उसके वक्त तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, 56 यानी 56 एलिमेंट, जिसके उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में डालने की कोशिश करी, और देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन। उसने जब 56 के 56 एलिमेंट को डालने की सोची, तो उसने वो सारे जो ग्रुप्स उनको मिले ना जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उनको डाला, तो उसको 8 ग्रुप्स मिले, 7 ग्रुप्स मिले, जिसकी वजह से पहले और 8वें ग्रुप की हमारी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। तो उसको पता चला कि जो लिथियम और सोडियम थे वो तो सेम प्रॉपर्टीज के थे, वो बहुत वक्त से पता था हमें। तो हमारा जो Na था उसे 8th एलिमेंट डाला Li के बाद, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम पाई गई, और फिर ऐसे ही बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम पाई गई। तो उसके वक्त पे जो हमारे जो ये म्यूजिक के नोट्स थे बहुत फेमस चल रहे थे, तो उसने ये रिलेशनशिप को फर्स्ट ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक विथ 8 नोट्स से जोड़ के देखा। ये तो हमारे म्यूजिक के जो ऑक्टेव होते हैं उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये तो भाई इसको हम ऑक्टेव के अकॉर्डिंग कहते हैं। तो उसने अपने लॉ को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, जिसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सेम होती थी। तब हम अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। ये उसका द्वारा बनाया गया पीरियोडिक टेबल था। तो देखिए, जब हमारे जो म्यूजिकल स्केल थे हमारे इंडिया में, जब तो था वो था सा रे गा मा पा धा नी सा, वापिस सा आ गया। तो ऑक्टेव आ गया फर्स्ट पे, वापस 8वां वो आ गया। तो और वेस्टर्न में चलता था डो रे मी फा सो ला ती दो, डो रे मी फा सो ला ती दो, ये चलता था उधर। तो हमारे दोनों के दोनों ये म्यूजिकल स्केल में 8वां एलिमेंट 8वां वो सेम आता था। तो हमारे से हमने उसमें एलिमेंट्स को ऐसा अरेंज करना चाहा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे उसने
बहुत एलिमेंट्स को अरेंज किया। हमारे को इम्पोर्टेंटली कैल्शियम तक इसमें याद रखना है, क्योंकि उसके बाद उसका जो ट्रेंड था वो ज्यादा अच्छा नहीं चला। उसने अरेंज तो कर डाले ज्यादातर, और जहाँ पे ज्यादा तो थोड़े बहुत एलिमेंट्स भी ज्यादा पड़ रहे थे, और कई एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इतनी सेम थी कि उनको साथ में भी रखना पड़ रहा था। जैसे हमने फिकोनी का पढ़ा था, तो यहाँ उसने कोबाल्ट और निकल को साथ रखा क्योंकि उनकी और ज्यादा प्रॉपर्टी सेम थी। यहाँ सेरियम और लैंथेनम को साथ रखा, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। जैसे हमने यूथेनियम और रोडियम का पढ़ा था, उसके अंदर कि ये इनका एटॉमिक वेट बहुत सेम है और प्रॉपर्टीज बहुत सेम है, उसने साथ में रखा इन्हें। तो एक तरीके से उसने कई एलिमेंट्स को तो सही से डाल ही नहीं पाया वो। तो एक ये अच्छी बात नहीं रही उसकी प्रोडक्ट टेबल की, कि उसके एलिमेंट्स तो बहुत हद तक सही जगह पे नहीं आ पाए। तो उसने, और इसके अंदर हमको ये वाला अब हम टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, पर हमारे जो उस वक्त पे था, हम बेरिलियम को जी से डिनोट करते थे और बोरॉन को बीओ से करते थे। ये हो सकती डिनोनेशन की, सॉरी मेरी डिनोटेशन की वो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को। और जो हमारा जो डीआई था, उस वक्त एक एलिमेंट माना जाता था। डीआई जो होता है डाइडाइमियम होता है, वो हकीकत में एक एलिमेंट नहीं पाया गया आगे जाके, वो आगे जाके एक एलिमेंट था ही नहीं हकीकत में। तो उसको हम जो हमने बाद में पाया गया कि वो एक प्रोसीडियो डाइमियम पीआर और नियोडाइमियम एनडी का मिक्सचर था, वो कोई एलिमेंट ही नहीं था। पर हमारे नेचर में पाया जाता था, हमको लगा कि एलिमेंट है। तो उसको क्या कहते हैं, हमने तो उस वक्त एलिमेंट मान लिया, अब हमने उसे एलिमेंट नहीं मानते हैं। तो पर उसके वक्त पे वो एलिमेंट माना जाता था, तो इस पीरियोडिक टेबल में उसको डीआई को ये जगह दी गई थी। और जो हमारा डाइडाइमियम है, वो सेफ्टी क्लासेस फॉर ग्लास ब्लोइंग एंड ब्लैक स्मिथिंग के लिए यूज होता है। और जो हमारा रोडियम था, उससे भी पहले आरओ से डिनोट किया जाता था, आरएच से नहीं। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टाइनसोल्यून एंड बेरिलियम वाज सिंबलाइज्ड बाय जी, बोरॉन बाय बीओ एंड रोडियम बाय आरओ। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके नोट्स नहीं मिलेंगे, तो ये नोट्स आपको जरूर मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। और आपको रिटर्न नोट्स भी मिलेंगे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, ताकि आपकी वो आपको प्रिंट करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये रंगीन है। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं इसी के साथ। देखिए, उसने ये ऑक्टेव्स की तरह उन्हें कैसे देखा है, कि हमारे जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसके अंदर ऐसे ऐसे सिंबल आपने देखे होंगे। इनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को भी इतना नहीं पता इन सिंबल्स के बारे में, ना ये इतने इम्पोर्टेंट है। पर उसने हम उसके उसको इनकी बहुत नॉलेज थी, तो उसने ऐसे इनको सिग्निफाई किया। देखिए, उसने सारे ऑक्टेव्स को ऐसे बनाया भी था। तो उसने ऐसे, देखिए ऐसे लिखा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक मिनट, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इक्वल प्रॉपर्टीज वाले सेम लाइन में आगे देखिए इसमें। कोबाल्ट और निकल की बहुत हद तक सेम थी, तो उसने एक दूसरे के ऊपर ही डाल दिया। तो एक तरीके से बड़ा सिंबल बन गया, क्योंकि यहाँ तीन एलिमेंट्स आ गए। थोड़ा छोटा सिंबल बना क्योंकि यहाँ दो दो आ रहे थे। तो ऐसे ऐसे वो थोड़ा उसको म्यूजिकल से रिलेटेड लगा। तो हम थोड़ा बहुत, ये हमारी एनसीईआरटी में म्यूजिकल नोट्स के बारे में बता रखा है, वो हम पढ़ लेंगे। वरना हमारे को म्यूजिकल नोट्स के बारे में कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, म्यूजिक नहीं पढ़ रहे। The notes in a scale are separated by a whole and half step frequency interval। यानी कि हमारे जो नोट्स होते हैं उनमें हाफ स्टेप या तो फ्रीक्वेंसी का फर्क होएगा, जैसे यहाँ पे, या तो पूरा फ्रीक्वेंसी का फर्क होएगा। कई बार जब थोड़े बड़े नोट्स के अंदर बिल्कुल हल्का सा फर्क होता है, of tones and semitones। A musician uses these tones for composing the music of a song। Naturally, there must be some repetition of notes। और हमारा जो म्यूजिशियन होते हैं, इन नोट्स को यूज कर करके वो अलग अलग ध्वनि बनाते हैं, जिस जो जो इनको अलग अलग तरीके से रिपीटिशन करके होती है। वो सब म्यूजिकल टीचर्स का काम है। हम जितना बता सकते थे हमने आपको बता दिया इसके बारे में। चलिए हम अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। पर ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अब हम अगले ड्रॉबैक्स पे चलते हैं इसके। जो ड्रॉबैक्स थे, ये पाया गया कि हमारे जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे वो कैल्शियम तक ही देखे जाते थे, क्योंकि कैल्शियम के बाद एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से ज्यादा मिली नहीं। क्योंकि
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाद में वो एलिमेंट्स की दिक्कत आ रही थी निकालने में, उसने तब के एलिमेंट्स को कैसे ना कैसे डाल दिया, पर उनमें भी कई प्रॉपर्टीज में दिक्कत आ रही थी। तो उसने तो सोचा था कि हमारे एलिमेंट्स से 56 आएंगे नेचर में, जब इतने मुश्किल से उन्होंने 56 ढूंढे तो और कैसे आ जाएंगे, पर बाद में और एलिमेंट्स आ गए तो उसके बाद और दिक्कत आ गई। पहले तो उसकी पीरियोडिक टेबल खूब चली, पर बाद में और दिक्कत आने लगी तो उसकी टेबल को हमने बाद में मानना कम शुरू कर दिया, क्योंकि वो लॉ ऑफ ऑक्टेव में नहीं जुड़ रहे थे। तो उसने न्यूलैंड ने कई एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में डालने की कोशिश करी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो क्या कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, पर कभी कभार न्यूलैंड को हमेशा सही वो नहीं मिलते थे कि हम उनको एक स्लॉट में डाल पाए, कब, क्योंकि वहां पे जगह कम पड़ रही थी। तो अगर सेम प्रॉपर्टीज के थे तो उसने डाल दिया एक स्लॉट में, काम बन गया। पर एक तो जगह पे उसको दिक्कत हुई थी कि उसे अनलाइक एलिमेंट्स को भी डालना पड़ा था कि ताकि जगह बन सके। तो उसने कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में डाला, कोई बात नहीं। पर जो ये थे कोबाल्ट और निकल, इसने उसे फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के ग्रुप में डाला, यानी नोबल गैसेस, गैसेस के ग्रुप में। कोबाल्ट और निकल मेटल थे और गैसेस के ग्रुप में डाल दोगे तुम, सोचो कितनी प्रॉपर्टीज की दिक्कत हो जाएगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत फर्क आया। ऑल्सो आयरन जो था हमारे कोबाल्ट और निकल को रिजेंबल करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पर उनको इससे बहुत दूर रखा गया। वो 7th टोन में, ये 1st टोन में, पूरे 7, पूरे 6 टोन का फर्क आ गया, देखिए। तो इसलिए ये टेबल थोड़ी चली नहीं, वह चली बहुत, पर बाद में इसमें बहुत दिक्कतें आने लग गई जब हमारे एलिमेंट्स बढ़ गए। वरना पहले हल्की दिक्कतें थी, पर काम चल रहा था, अच्छा चल रहा था, उनकी काम बुरा नहीं चल रहा था, अच्छा चल रहा था। पर बाद में और एलिमेंट्स आए तो बहुत बेकार चलने लगा, क्योंकि इसे डिस्कार्ड करना ही पड़ गया। तो अब हम देखते हैं कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, क्योंकि नोबल गैसेस पहले होती नहीं थी हमारे पास, जो हमारी फ्लोरीन क्लोरीन थी, मैंने गलती से नोबल गैसेस कह दिया, वो हमारी हैलोजेंस है। जो हमारी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी हमारी बाद में डिस्कवर हुई। तो वो और इरेलेवेंट हो गया हमारे लोगों पे, बहुत घटिया हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस वो जो हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, वो लाइटर एलिमेंट्स तक ही काम करा। Although his idea was not widely accepted at that time, he for his work was later divided by David Medley in 1887 by Royal Society. उसको पहले तो, बल्कि इस आइडिया को पहले तो देख के डिस्कार्ड कर दिया गया था कि देखिए ये तो दो दो सेम में डाल दिए वगैरह कर दिया, क्योंकि पहले साइंटिस्टों की बहुत बहस होती थी इन सब चीजों को लेके, कोई सही सी कमिटी नहीं बैठती थी। कोई भी साइंटिस्ट के पास तुम्हें कोई कोई भी चीज तुम ढूंढते थे, तुम्हें कोई अच्छे साइंटिस्ट के पास जाना पड़ता था। कई बार तो साइंटिस्ट तुम्हारी रिसर्च ही चोरी कर लेता था पुराने जमाने में, ऐसा आजकल बल्कि कम होता है। तो उसको उस वक्त पे उसकी थ्योरी को फेंक दिया गया, पर उसकी थ्योरी बहुत हद तक काम की थी, क्योंकि उसने बहुत एलिमेंट्स को सही तरीके से भी अरेंज किया था, कि बल्कि कई लोगों ने उसने वहां तक उतना सही से अरेंज करा ही नहीं। तो उसको बाद में दूसरी एक देवी मेडल मिला रॉयल सोसाइटी लंदन में। उसने एक दूसरी जगह दिखाया जहाँ पे उसे डेवी मेडल मिला 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन में। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अब। लोथर मेयर, ये हमारा अगला टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर का कर्व, ये कर्व हमारा उसके बाद आया, न्यूलैंड और लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हमारे जो लोथर मेयर थे, उनने एक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को एटॉमिक वेट के अक्रॉस प्लॉट करा, और एक periodically repeated पैटर्न पाया, periodically repeated पैटर्न पाया। न्यूलैंड की तरह नहीं कि उसने की एक लेंथ ऑफ चेंज ऑफ रिपीटिंग पैटर्न देखी थी, उसने जैसा भी आया उसको बस डाल दिया चेक करने के लिए कि कुछ अच्छा लगे। तो एटॉमिक वॉल्यूम का जो था, उसने फॉर्मूला लिया था ग्राम एटॉमिक मास, यानी एक मोल एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल। तो उससे हमारा एटॉमिक वॉल्यूम आ गया, उसको हमने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग प्लॉट कर दिया।
अब देखिए ये हमारा क्या कहते हैं जो ग्राफ उसने बनाया था, ये ग्राफ में देखिए आपको ऐसे हिल्स दिखेंगी, कभी मिनिमास दिखेंगे, कभी हिल्स दिखेंगे, कभी मिनिमास दिखेंगे, ऐसे ऐसे वो चल रहा था ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ग्राफ। तो ये बहुत हद तक हमारे को लगा एक पैटर्न रिपीट हो रहा है भाई, कि ये पहले तो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। देखिए, तो क्या कहते हैं उसने उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करा। चलो भाई, हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है इसमें। तो उसने देखा कि उसने इस प्लॉट से देखा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, वो सेम पोजीशन पा रहे थे कर्व पे। जो भी सेम सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है उनको सेम पोजीशन मिल रही थी कर्व पे। तो हमारे अल्कली मेटल्स थे या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कह लो में, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, वो सारी पीक पे आए। ये हमारे जो वो ये सारे एलिमेंट सब, तो ये सारी की प्रॉपर्टी सेम मानी जाती लग गई थी, हमको पता चल जाता है एक ग्रुप के अंदर आते हैं जब तक, क्योंकि हमको कई बीच बीच की प्रोडक्ट टेबल है वो ज्यादा नहीं चली तो उनके बारे में नहीं पढ़ना। तो हमने सीधे ये जान रहे हैं कि ये हमारे कई ग्रुप बन गए थे जब तक, लीना की रूबी से, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारे को पता चला जो अल्कली मेटल है जिन्हें हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मानते हैं, वो हमारे पीक पे आ रहे करके। देखिए जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे पीक पे आ रहे हैं। एक मिनट। हाँ अब हम आ गए, ये मैं अब दिखाता हूँ। देखिए हमारे जो अल्कली मेटल्स हमने पढ़े थे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी पीक पे आए हैं। और एक और चीज बता दूं मैं, ये जो हाइड्रोजन हीलियम है ना, इसने इन्हें तो रखा ही नहीं था अपने पीरियोडिक टेबल में, ये हमारे द्वारा ऐड किए गए थे बाद में, कि चलो ये दो एलिमेंट्स भी है, थोड़ा बहुत अगर अजीब लगे भी टेबल में तो क्यों क्या फर्क पड़ता है, एक लाइन ही तो फर्क पड़ रही है, और तो बिल्कुल सही लग रहा है टेबल। तो हमने इनको भी ऐड कर दिया कि एक बार को कभी देखें तो हमें हीलियम को पता चल जाए कि एटॉमिक वॉल्यूम 40 साल का कम आता है, हाइड्रोजन का 20 से कम आता है, कार्बन से कम होता है, तो हमको अच्छे से पता चल जाए। वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप चाहे तो इन्हें देखे भी ना इस प्लॉट में, पर हमने डाल दिए हैं कि एक वो पता चले। तो हमारा जो ये शुरू हुआ, मान लीजिए जो हमारा प्लॉट है यहाँ से शुरू हुआ लिथियम से, तो ये ऐसे शुरू हुआ, तो ये इसकी तो टॉप हो गया, यहाँ गया ऐसे गया, ये फिर से सोडियम टॉप, फिर ऐसे गया ये पोटेशियम टॉप, फिर ऐसे गया थोड़ा आगे, फिर मीडियम टॉप, फिर ऐसे गया ये सीजियम टॉप, ये पूरी पहाड़ी बन गई। तो ऐसे ही हमारे कई एलिमेंट्स के अंदर सिमिलरिटी आई। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि और क्या क्या सिमिलरिटी पता चली हमें अगली स्लाइड पे। तो फिर बाद में जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, वो जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, हाँ, वो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में पाए गए। आप याद रखना कि अल्कली मेटल पीक पे थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम डिसेंडिंग पार्ट में थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे से पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो हमारे जो ये थे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये डिसेंडिंग पार्ट में पाए गए। ये अभी हम दिखाते हैं आपको कहाँ पे पाए गए। देखिए, तो ये हाथ चल जाना, चल क्यों नहीं रहा, अच्छा आ गया। ये देखिए, ऐसे आप लाइन बना देता हूँ एक बार में, फिर आपको दिखाऊंगा, वरना लाइन के बिना आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, देखिए, जो हमारे बेरिलियम कहाँ है, यहाँ है, आप मार्क कर देते हैं, एक बार फिर समझाता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सारी एलिमेंट्स हमें पता चल रहे हैं ना। तो देखिए, बेरिलियम डिसेंडिंग पार्ट, लिथियम से नीचे आया कर्व के, सोडियम के नीचे आया Mg, पोटाशियम के नीचे आया कैल्शियम, रुबिडियम के नीचे स्ट्रोंटियम, सीजियम के नीचे बेरियम, यानी जो कर्व घट रहा था उसके अंदर डिसेंडिंग पार्ट में आया ये।
ये हमें याद रखना है कि यहाँ आया था, मतलब इक्वल जगह पे ही आया वो, जो हम बात कर रहे थे कि इक्वल जगह पे आते हैं। तब हम अगला टॉपिक, अगले पॉइंट पे जाते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। हमारा अगला पॉइंट ये है, मैं अभी रेज नहीं कर रहा क्योंकि फिर प्लॉट में दिक्कत आएगी समझने में। जो हमारे हैलोजेंस थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में पाए गए। हम जब चढ़ रहे थे कर्व के ऊपर वहां पाए गए। तो अभी देखते हैं, एक बार अनडू भी कर दूं। ये रहा आयोडीन, ब्रोमीन, हो गया। हाँ ये रहा। और जो हमारा फ्लोरीन है उसको आप मान लीजिए यहाँ कहीं होना था। इस प्लॉट में पता नहीं, दिख नहीं रहा हमें फ्लोरीन। या चलिए आप फ्लोरीन छोड़ दीजिए, फ्लोरीन यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, तो शायद नहीं होगा इस वक्त पे डिस्कवर। तो हमारे को पता चला कि देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम पोजीशन पे है कर्व के। तो इस ये हमें देखना पड़, याद रखना है कि हमारे डिसेंडिंग पार्ट में है, कि पोटेशियम से यहाँ कम, असेंडिंग पार्ट में है, मतलब कि हम यहाँ बढ़ रहे हैं जगह पे, तो हमारे असेंडिंग कम में आए, पोटेशियम से पहले ही आ गए असेंडिंग में आए बढ़ते हुए। तो अब अगला पॉइंट हमारे को देखना है कि क्या है। जब हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे और मेटलॉइड्स, उस वक्त तक हमारे ट्रांजिशन मेटल भी डिस्कवर हो गए, मेटलॉइड भी डिस्कवर हो गए। वो हमारे ब्रॉड मिनिमास में पाए गए कर्व के। ब्रॉड मिनिमास का मतलब मैं बता दूं एक बार को आपको, तो पहले मैक्सिमा मिनिमा का हम अंतर जान लेते हैं। ये मैथ्स में पढ़ेंगे आप, थोड़ा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ जैसे ये कर्व है, ऐसे गया, ऐसे ये ग्राफ मान लीजिए आप, तो ये हमारा मैक्सिमा माना जाएगा कि पूरे कर्व में ये अच्छे हाई पॉइंट पे माना गया था, ये मिनिमा माना जाएगा। और मान लीजिए कि जैसे ये कर्व है हमारा, ये हमारा मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। मतलब हमारे प्लॉट में कई मैक्सिमा भी हो सकते हैं, कई मिनिमा भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप एक ही मिनिमा या एक मैक्सिमा माने, कर्व में कई सारे हो सकते हैं। तो हमारे जो मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, वो मिनिमा में पाए जा रहे थे, ब्रॉड मिनिमा। ब्रॉड मिनिमा में यानी कि मिनिमा का बहुत सारे हिस्से में, ब्रॉड मिनिमा बहुत सारे हिस्से। मिनिमा एक पॉइंट ये हो गया, पर हमारा ब्रॉड मिनिमा का मतलब कि बहुत सारे एरिया में आ रहे थे, पर मिनिमा में आ रहे थे, खास बात ये थी। तो हम देखते हैं कि मिनिमा में कहाँ पे आ रहे थे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। आपका अभी क्लास भी खत्म होने वाली है, थोड़ी बच रही है, कि आपको बाद में जाकर रिवाइज भी करना है कुछ। तो देखिए, ये हमारे यहाँ पे आ गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आ गए हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, मेटलॉइड्स। यहाँ भी एक आध मेटलॉइड्स है। ये सारे हमारे मिनिमा में पाए जा रहे हैं, वो भी ब्रॉड मिनिमा। यहाँ पे भी देखिए ये ब्रॉड मिनिमा, ये भी देखिए ये ब्रॉड मिनिमा। तो ये सारी बात थी हमारी, कि ये ग्राफ में हमारे को बहुत कुछ पाया गया। ये ग्राफ को अगर हम, पर ये है कि हम याद नहीं रख सकते, पर अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो हम बहुत सारी वॉल्यूम वगैरह नाप सकते हैं इजीली देख के इसमें से। तो इससे हमारे को बहुत प्रॉपर्टीज का पता चला। बेशक ये हम याद नहीं रख सकते हो, पर हमारे को ये 4 पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि इन चारों की पोजीशन कहाँ थी, ये पोजीशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो हमको इससे ये पता चला ग्राफ से कि जो हमारे एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स है वो पीरियोडिकली चेंज करती है एक पीरियड में। वो पहले डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है विद ब्रॉड मिनिमस। पहले हमारी उसने वो डिक्रीज करा लिथियम से, क्योंकि ये प्लॉट लिथियम से माना गया था इनिशियली। फिर इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा, फिर ब्रॉड मिनिमा आया, फिर इंक्रीज करा, फिर और ब्रॉड मिनिमा आया, फिर इंक्रीज करा, ऐसे चलता गया ये। तो atomic volume increases in a group, that is the element that exhibits similar properties। तो जो हमारी सिमिलर पॉइंट्स थे ग्रुप के, उसके एक बार हम देखिए, मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। हाँ, ये वाला पॉइंट,
एक मिनट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, धीरे धीरे देखिए इनकी हाइट बढ़ती चली गई। ये पहले इतनी हाइट पे था, फिर इतनी पे आया, फिर ये इतनी पे चला गया, धीरे धीरे इनकी हाइट बढ़ रही है। यानी कि ऐसे 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 पहाड़ी बढ़ती जा रही है, इनकी हाइट और बढ़ती जा रही है। ऐसे ऐसे आप 3 सेकंड में देखिएगा, आपको बिल्कुल जरूर दिखेगा। तो अदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी, मेनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर सिचुएटेड periodically। कई सारी अदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, उनका भी सिमिलर ग्राफ आया कि ऐसे ही बढ़ रही है, घट रही है। बेशक वैल्यूज अलग हो सकती है उनकी, वैल्यूज पक्का सेम नहीं होंगी, पर वो periodically सेम ट्रेंड दिख रहा था उसमें। पर इसका एक ड्रॉबैक था कि इसको डिफिकल्ट था रिमेम्बर ऑल एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑन द कर्व। कौन बार बार इनकी पोजीशन याद रखेगा? पूरी टेबल चाहिए होगी, और हमेशा हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं हो सकती। हमारे को ऐसा तरीका चाहिए था कि टेबल हमारे दिमाग में हम ऐसी बैठ जाए कि हम तभी के तभी तुरंत बना ले। क्यों? तो हमने बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस he proposed that physical properties of elements are periodic function of their atomic weight which form the basis of Mendeleev's periodic table। यानी कि जो हमारा लोथन मेयर था उसने तो पक्का कह दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। While Dauvergne initiated the study of periodic relationship, Mendeleev was responsible for publishing periodic law for the first time, which stated as follows। हमारे मेंडलीव ने periodic relationship सबसे पहले बता दिया था, और सब साइंटिस्ट बताते आ रहे थे, पर किसी ने उसे periodic law नहीं बताया कि उसके अच्छे से अपना डेजिग्नेशन दिया हो। जब उसको डेजिग्नेशन दिया ना उस बात को, ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं कह तो सब रहे थे, पर सबसे पहले मेंडलीव ने कहा था कि ये पीरियोडिक लॉ है, ये पक्का माना जाएगा। तो वो मेंडलीव इस वजह से फेमस हो गया। ये सारे इतने फेमस नहीं हो पाए क्योंकि इनने अपना वो क्वेश्चन सही से निकाला, इनने बस कह दिया शायद ऐसा होता है। तो the properties of elements are in a periodic function of their atomic weights। ये लाइन उसने कही, the properties of elements are periodic function of their atomic weight। यानी atomic weight पे उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एलिमेंट की। पर खास बात ये बताऊं, पहले ये बहुत वक्त तक सब मानते थे जब मेंडलीव ने कहा नहीं था, पर जब भी मेंडलीव ने कही ये बात, तभी थोड़े साल बाद पता चला कि ये सच है ही नहीं। मतलब मेंडलीव हकीकत में ज्यादा झूठा बन गया। खास बात ये देखिए, मजेदार है एक बात। पर by 1968 लोथन-मेयर had delivered a table of elements that closely resembled the modern periodic table। जो हमारा लोथन-मेयर था वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था। उसने पहले तो ग्राफ बनाया, पर उसे भी पता था ये ग्राफ कोई अच्छा नहीं है याद रखने के लिए वगैरह करने के लिए, बेशक अच्छे से पता चलती है इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह, पर उसको उसने एक टेबल बनाने की सोची, उसने टेबल बना भी दिया था, पर उसका वर्क पब्लिश नहीं हो पाया। कि जैसे कभी कभार हमारे जो काम होता है वो 1 दिन लेट हो जाए, 2 दिन लेट हो जाए, तो उससे कुछ वक्त पहले ही डिमिट्री मेंडलीव उसने अपना पीरियोडिक टेबल लॉन्च कर दिया। बेशक लोथर मेयर का अच्छा माना जाता है कि उसका टेबल अच्छा था, वो पढ़ाया नहीं जाता पर अच्छा माना जाता है। पर डिमिट्री मेंडलीव जो था उसने उससे पहले ही अपना टेबल लॉन्च कर दिया। अगर थोड़े वक्त पहले लोथर मेयर ने कर दिया होता तो हमारे यहाँ पे लोथर मेयर का टेबल बहुत फेमस माना जाता कि हम उसको पढ़ रहे होते अच्छे से। तो जो हमारा मेंडलीव था वो जनरली क्रेडिट मिला उसे कि हम उसने हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में बहुत हद तक मेहनत करी थी। तो इसी के साथ हम आज के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को खत्म करते हैं, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे क्या कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में क्या था, और हम उसके अगली क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।